जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान जारी है और यहां मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। उस बीच मुठभेड़ शोपिया के मुनिहाल में हो रही मारे गए 4 आतंकियों में 2 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बताए जा रहे हैं। तो उस बीच आतंकियों के पास से AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद हुई है। तो इससे पहले दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले के रावलपोरा में 3 दिनों तक चली हुई मुठभेड़ एक और आतंकवादी के मारे जाने के साथ ही खत्म हुई। तो यहां सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में आखिरकार दूसरे आतंकवादी विलायत हुसैन उर्फ सज्जाद अफगानी को 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मार गिराया। तो यहाँ विलायत उर्फ सज्जाद अफगानी शोपिया के रावलपोरा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहां साल 2018 में आतंकवादी बना था। तो पहले वो लश्कर के साथ पूरे क्षेत्र में कमान संभाल रहा था, लेकिन बाद में अफगानी ने लश्कर से नाता तोड़ जैश-ए-मोहम्मद के संगठन में शामिल हो गया। तो यहाँ विलायत उर्फ सज्जाद A+ कैटेगरी का कमांडर था और उस बीच बताया जा रहा है कि काफी समय से सक्रिय रहने के कारण इस पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर भी बनी हुई थी। साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि सज्जाद 2018 के बाद से पाकिस्तान मूल के आतंक संगठनों के लिए कैडर और लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में भी शामिल था। और इस बीच विलायत उर्फ सज्जाद अफगानी को जैश का डिस्ट्रिक्ट कमांडर बनाया गया था और तब उसने लश्कर को एक आम आतंकवादी होने की हैसियत से छोड़ दिया था। तो यहाँ जैश के लिए अफगानी नए आतंकवादियों की भर्ती का मुख्य कैडर भी था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और इस बीच 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज आधी रात के बाद सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि शोपियां के इलाके में 3 से 4 आतंकी जो हैं छुपे हुए हैं। उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया और घेरा सख्त होता देख आतंकियों की तरफ से जब फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई में सुबह करीब 6 बजे 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए और उसके बाद लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया और एक आतंकी को मारने में फिर कामयाबी मिली और उसके बाद अब 4 एक चौथे आतंकी को भी मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि जो सेना है उसका कहना है कि वहां से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं, लेकिन मैं बता दूं जिस तरह से घाटी के अंदर लगातार कश्मीर को दहलाने की कोशिश करते हैं आतंकी, उनका सफाया किया जा रहा है और यही वजह है कि लगातार आतंकी और उनके आतंकियों के सरगना जो है वो इस एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। जो भी ओवरग्राउंड वर्कर हैं, अंडरग्राउंड वर्कर हैं, उनको पकड़ा जा रहा है ताकि आतंकियों को जो है कश्मीर घाटी को आतंकवाद से मुक्त करवाया जा सके और फिर से वहां पर जो कश्मीरी पंडित 90 के दशक में अपने घर बार छोड़ के देश के अलग अलग राज्यों में बस चुके थे, उनको वापस कश्मीर घाटी में फिर से बसाया जा सके। जी रविंद्र, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि सुबह जानकारी मिली कि 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है और उस बीच अब सर्च ऑपरेशन किस तरह का चल रहा है? जी देखिए, सर्च ऑपरेशन की बात करें तो जहां एनकाउंटर चल रहा है उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है अभी भी और सुरक्षा बल जो है लगातार एनकाउंटर स्थल जो है उसके आसपास पहले से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन जहां एनकाउंटर चल रहा है वहां पर भी आतंकियों की तरफ से फायरिंग ना हो ये पुख्ता किया जा रहा है कि अगर कोई और आतंकी ना हो, इसके लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। कई बार देखा भी गया है कि आतंकियों की तरफ से कुछ हैंड ग्रेनेड ऐसे लगाए जाते हैं ताकि सुरक्षा बलों का नुकसान हो या आम पब्लिक जब एनकाउंटर स्थल पर जाती है तो वहां पर जो है ग्रेनेड फट जाते हैं, जिससे आम जनता का काफी ज्यादा नुकसान होता है और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना और CRPF तीनों अंग जो हैं वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं और आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। 1 साल पहले आज के दिन पूरे भारतवर्ष में जनता कर्फ्यू लगाया था और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर सभी ने इसका समर्थन किया। जो लोग प्रधानमंत्री का विरोध करते थे, लेकिन कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने भी कदम से कदम मिलाया। तो यहाँ जनता कर्फ्यू सफल होने के बाद 25 मार्च से पूरे भारतवर्ष में कर्फ्यू भी लगाया गया था और इस घटना को बीते हुए 1 साल हो गया और यहाँ इस दौरान सब कुछ बदल गया, लेकिन कुछ लोगों के रोजगार खत्म हो गए।
यहाँ जनता कर्फ्यू के दिन बाजार व सड़कें सुनसान हो गई थी और आज भी इस कोरोना वायरस को हम जड़ से खत्म नहीं कर पाए। लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हमें 1 साल पहले झांक कर देखना होगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं तो सभी को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। वहीं पिछले साल आज ही के दिन जनता कर्फ्यू लगा था और इस बीच हमने समर्थन किया। काफी हद तक हम कोरोना पर अंकुश लगाने में कामयाब भी रहे, लेकिन जिले में कोरोना फिर रफ्तार पकड़ रहा है और ऐसे में अगर वो दिन दोबारा नहीं देखना चाहते तो सभी को नियमों का पालन करना होगा। मास्क लगाएं और भीड़-भाड़ से बचें। उधर देश में कोरोना वायरस संक्रमण का दूसरा दौर अब तेजी से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है और इसको देखते हुए देश के कई राज्यों में कोरोना संबंधी पाबंदियां फिर से लगाई जा रही हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं 1 दिन का लॉकडाउन, तो कहीं 31 मार्च तक का लॉकडाउन है और इसी के साथ ही कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। इस बीच महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद अब देश के एक अन्य राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। यहाँ राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से यहाँ के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ बता दें आपको कि राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है और इसी के साथ ही राजस्थान के सभी निकायों में 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रखे जाएंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि 8 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ आज बड़ा फैसला लिया गया है। जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं तो उस बीच अब राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो इस बीच देश के कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं और देश में कोरोना वायरस संक्रमण का दूसरा दौर अब तेजी से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद अब देश के एक अन्य राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो यहाँ राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से यहाँ के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। जहाँ मामले आए दिन बढ़ रहे हैं और उस बीच यहाँ अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला ये लिया कि अब 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और उस बीच आज से नाइट कर्फ्यू रात को शुरू हो जाएगा। उस बीच बता दें आपको उधर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केरल में बीजेपी के लिए परिस्थिति अच्छी है लेकिन एलयूडीएफ की खराब है। उस बीच दुनिया को समझ आ चुका है कि एलयूडीएफ इकट्ठे लड़ते हैं और एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक को हराते हैं और दूसरे को जीतने के लिए। लेकिन उन्होंने यहाँ क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। सिचुएशन तो भाजपा के लिए बहुत अच्छी है और केरल में सिचुएशन एलयूडीएफ की खराब है क्योंकि दुनिया को समझ आ चुका है कि एलयूडीएफ इकट्ठे लड़ते हैं और एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक को आप हराते हैं दूसरे को जिताने के लिए कि लगता है कि कुछ प्रबंधन में फ़र्क आएगा, कुछ बदलाव आएगा, बट वो तो उसी को प्रोटेक्ट कर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के दावे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। यहां परमवीर सिंह के आरोपों पर शिवसेना ने पलटवार किया है। तो यहां शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सोमवार को लिखा कि सरकार को परेशानी में डालने के लिए परमवीर सिंह का कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो यहां शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि परमवीर सिंह को थोड़ा संयम रखना चाहिए। उस पर सरकार को परेशानी में डालने के लिए परमवीर सिंह का कोई इस्तेमाल कर रहा है क्या? और ऐसे में ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। असल में जिस सचिन वाजे के कारण ये पूरा तूफान खड़ा हुआ, उन्हें इतने असीमित अधिकार दिए किसने? तो यहाँ सचिन वाजे ने बहुत ज्यादा उधम मचाया। तो उसे समय पर रोका गया होता तो पुलिस आयुक्त पद को प्रतिष्ठा बच गई होती। तो यहाँ शिवसेना ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर मोदी शाह को मिलते हैं और 2 दिन में परमवीर सिंह ऐसा पत्र लिखकर खलबली मचाते हैं। उस पत्र का आधार लेकर विपक्ष जो हंगामा करता है, ये एक साजिश का हिस्सा नजर आता है। तो यहाँ बता दें आपको शिवसेना का परमवीर सिंह पर पलटवार। तो इस बीच बता दें आपको कि यहाँ शिवसेना ने चिट्ठी लीक होने को यहाँ साजिश बताया है। तो यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आता दिख रहा है और इस बीच परमवीर के आरोपों पर शिवसेना ने यहाँ पलटवार किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सोमवार को लिखा कि सरकार को परेशानी में डालने के लिए परमवीर सिंह का कोई इस्तेमाल कर रहा है क्या?
तो यहाँ शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ये भी लिखा कि परमवीर सिंह को थोड़ा संयम रखना चाहिए और उस पर सरकार को परेशानी में डालने के लिए परमवीर सिंह का कोई इस्तेमाल कर रहा है क्या। और ऐसी भी आशंका जताई जा रही कि असल में जिस सचिन वाजे के कारण ये पूरा तूफान खड़ा हुआ है, उन्हें इतने असीमित अधिकार दिए किसने। तो यहाँ सचिन वाजे ने बहुत ज्यादा उधम मचाया और उसे समय पर रोका गया होता तो मुंबई पुलिस आयुक्त पद की प्रतिष्ठा बच गई होती। तो यहाँ शिवसेना ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर मोदी शाह को मिलते हैं और 2 दिन में परमवीर सिंह ऐसा पत्र लिखकर खलबली मचाते हैं। कोई हंगामा नहीं है, आपको दिल्ली में लगता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में कोई हंगामा नहीं है, सब स्मूथ है। ऐसी चिट्ठियां लिखते हैं राजनीति में। अब परमवीर सिंह जी एक मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे, थाना पुलिस कमिश्नर रहे, डायरेक्टर एंटी करप्शन रहे, बहुत ही बड़े बड़े पदों पर परमवीर सिंह जी ने काम किया है। बहुत ही होनहार अफसर है। जब उनके पदों पर थे तो काम भी अच्छा किया था, मुझे मालूम है। लेकिन ये अभी बवाल हो गया है, रेगुलर ट्रांसफर है। अब चिट्ठी लिखा है तो चिट्ठी में जो लिखा है उस बारे में मुख्यमंत्री खुद जांच करेंगे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने ये कहा है कि जो लिखा है चिट्ठी में उसकी जांच हो, और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप जांच करिए, तो अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। उधर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने तीर्थ सिंह रावत पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी विश्व की बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी तीर्थ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके पास सामान्य ज्ञान नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। मन करता है पांव छू लूं साहब, इतना ज्ञान कहां से लाते हैं। मतलब एक चीफ मिनिस्टर है साहब, अभी फटी जीन्स से अमेरिका तक आ गए। ब्रितानी हुकूमत से वो उन्होंने अमेरिकी हुकूमत में तब्दील कर दिया। अब अगर उनका इशारा है कि आने वाले दिनों में गुलाम बनाने की कोई संभावना बनाई जा रही है तो वो जाने। लेकिन मैं बीजेपी के हाईकमान से जरूर पूछूंगा, आपके पास बेहतर विकल्प थे, आप इस तरह के विकल्प पे क्यों सेटल करते हैं? क्या परेशानियां हैं? आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे इतना मौलिक सामान्य ज्ञान उस राज्य का मुखिया को अगर नहीं है तो क्या संदेश जाना। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं बहुत जल्द उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। उन्हें ना भूगोल की जानकारी है, ना इतिहास की जानकारी है। वो ज़रूर है कि प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे। कोरोना को जिस तरह से हैंडल किया उसके बारे में जिक्र उन्हें करना ही करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो भारत को अमेरिका का 200 साल तक गुलामी का भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जानकारी नहीं है, ना इतिहास की जानकारी है, ना भूगोल की जानकारी है। तो इनके बारे में और क्या कहा जा सकता है। अज्ञानता में जो चाहे कह देंगे। अब वो मुख्यमंत्री हैं और वो उम्मीद करें कि उसको उस गंभीरता से लिया जाए। उधर महाराष्ट्र में एंटीलिया केस लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और वहीं अनिल देशमुख को लेकर लगातार सियासी बवाल जारी है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर राज्य में रण में सियासी घमासान भी जारी है और इस मुद्दे पर सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सही है, कोई मंत्रिमंडल के अंदर मुख्यमंत्री या देश में केंद्र में प्रधानमंत्री वो होते मुखिया। जो भी ऐसे आरोप आए या जो भी बात आए उसकी जांच करके वहां के मुख्यमंत्री जो है वो निर्णय लेंगे। 6 साल हो गए। ये वादा था 20 साल पहले कि पूरे बॉर्डर का आपका ये बॉर्डर का फेंसिंग होगा, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हुआ नहीं, और ये आता है सीधा गृह मंत्रालय के आधार में। तो 6 साल रहे केंद्र में। अब पिछले 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, क्या मिला शाम को? लोगों को ज्यादा बेरोजगारी, भूखमरी, वहां पे जिंदा रहने के लिए कितने सामना करना पड़ रहा। तो ये जो जब वादे सब जुमले चुनाव के टाइम पे लोगों को बहकाने के लिए, लेकिन असलियत में वहीं पर है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करना है और ये उनकी एजेंडा है। उस एजेंडा को छुपाकर वो इस तरीके की बातें कर। अगर विकास असम का और पूर्वी उत्तर का आप जो है वो करने की बात शुरू हुई तो वो शुरू हुई 1996 में, जब देवेगौड़ा साहब हमारे प्रधानमंत्री थे। स्पेशल पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्ट का मामला
निकाला और ये नया मंत्रालय जो बना, मिनिस्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्टर्न अफेयर्स, और डोनर जो बनी एक नया संस्था, उसके थ्रू रूट होता था डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। उसका हालत क्या है पिछले 6 सालों में? 6 सालों के अंदर वहां के विकास के लिए कुछ नहीं ये मोदी सरकार ने दिया। अब जाके इस तरह के नारे देते, कोई भरोसा नहीं बचा उनके इन बातों में आज, और असम के अंदर उनके लिए बड़ी दिक्कत होगी भाजपा को अपनी सरकार को बचाने। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक विचार है, यह सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ गांधी परिवार से जोड़ना असंगत है। यहां बता दें आपको कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को चुनाव प्रचार करने असम पहुंची थी और इस दौरान असम के चुनाव में जीत का विश्वास व्यक्त किया और कहा कि हम बहुत ही ठोस लड़ाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा बीजेपी का प्रयास ध्रुवीकरण करने का रहा है और हमारा प्रयास असम का विकास करने का है और यहाँ असमिया लोगों को जरूरत को लेकर बात करने और यहाँ की संस्कृति पहचान और संरक्षित और मजबूत करने का है। यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह 22 वर्षीय महिला के एक ट्वीट से दुखी है, लेकिन असम में आई बाढ़ से तबाह हुए लोगों के लिए दुखी नहीं है। उधर पंजाब के जालंधर में कोरोना के मरीजों और मौत की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है और यहाँ डीसी घनश्याम थोरी के आदेश के बावजूद रोजाना 6000 सैंपल जांच के लिए नहीं भेजे जा रहे। हालांकि संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसके लिए लोग भी जिम्मेदार हैं। या मास्क न पहनने के कारण लोग सैकड़ों लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा शारीरिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। पंजाब के जालंधर में कोरोना के मरीजों और मौत की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है और इस बीच डीसी घनश्याम थोरी के आदेश के बाद रोजाना 6000 सैंपल जांच के लिए नहीं भेजे जा रहे। तो यहाँ लगातार मौत का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच कोरोना का कहर भी लगातार जारी है और हाल ही में संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और इसके लिए लोग भी जिम्मेदार हैं और यहाँ मास्क न पहनने के कारण रोज सैकड़ों लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं और इसके अलावा शारीरिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। अब देहरादून के विकास नगर में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यहां कबड्डी टूर्नामेंट के समापन समारोह में देश में लगभग 24 टीमों ने भाग लिया। तो यहां समारोह को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने फटी जींस मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास के साथ उसका संस्कारवान होना भी जरूरी है। तो यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ बाप बाजार से अपने बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी जीन्स लाते हैं, लेकिन अगर जीन्स में कट नहीं लगा है तो बच्चा अपनी जीन्स में चीरा लगा देता है। ऐसा करके उसे ये लगता है कि समाज के लोग उसे समझेंगे कि वह किसी अमीर खानदान से है। तो यहाँ तीरथ सिंह रावत ने कहा कि फटी जीन्स पहनने से कोई अमीर गरीब खानदान का नहीं होता। हम सभी को अपनी संस्कृति के हिसाब से खान पान पहनावा रखना चाहिए और अपनी संस्कृति को बचाने का दायित्व हम सभी का है।
की रानी ने भी जब युद्ध लड़ने के लिए गई थी तो वह भी अपने साड़ी में गई थी। वो पूरे तन बदन के साथ में साड़ी और ब्लाउज पहन करके उसने तलवार ढाल उठाया था। मित्रों, बहनों, भाइयों, तो आज मैंने कहा कि हमारे माँ बाप हमारे लिए जींस लेते हैं, घंटाघर के बाजार में जाते हैं, पटन बाजार में जाते हैं और 4,000 और 10,000 की जो जींस लेते हैं, तो पहले तो देखते हैं कि कितने चीरे उस पर लगे हुए। और माँ बाप ने यदि इस प्रकार की पैंट नहीं ले गए, घर में ले गए, तो रात में लड़के ने उस पे कैंची चला दिया, चीरा। वहीं देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान रोजाना मामले बढ़ते ही नजर आ रहे हैं और इस बीच रविवार के दिन कोरोना के 46,951 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए और इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,45,000 पार पहुंच गई है और कुछ ही दिनों में यह आंकड़ा 4 लाख के पार हो जाएगा। और पिछले साल सितंबर में कोरोना महामारी चरम पर थी, लेकिन उस समय लाखों कोरोना के मामले एक दिन में सामने आ रहे थे, लेकिन यह आंकड़ा भी तेजी से गिरा था और उस बीच कोरोना महामारी कम होने लगी थी। लेकिन दूसरी लहर ने यहाँ चिंता खड़ी कर दी है। रोज हजारों की तादाद में संक्रमित मिल रहे हैं और पिछले 5 दिनों में लगभग 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान रोजाना मामले बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। तो यहाँ रविवार के दिन कोरोना के 46,951 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। तो इस बीच लगातार कोरोना वायरस बढ़ता ही नजर आ रहा है। इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,45,000 पहुंच गई और कुछ ही दिनों में यह आंकड़ा भी 4 लाख के पार हो जाएगा। और इस बीच पिछले साल सितंबर की बात करें तो कोरोना महामारी चरम पर थी और उस समय लाखों कोरोना के मामले एक दिन में सामने आ रहे थे, लेकिन यह आंकड़ा भी तेजी से गिरा था और उस बीच कोरोना महामारी कम होने लगी थी। लेकिन अब दूसरी लहर का आतंक लगातार जारी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और मरीजों के ग्राफ में भी लगातार वृद्धि हो रही है। देश भर में आयुष्मान भारत के तहत 31 मार्च तक 70,000 स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो जाएंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि अब तक 41.35 करोड़ लोग इन सेंटरों तक पहुंच चुके हैं। लाभ लेने वालों में से करीब 54% महिलाएं हैं, लेकिन मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद इस गति से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बढ़ाने की यह उपलब्धि केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च स्तरीय समन्वय की बदौलत हासिल हुई है। यह मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 2018 में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर को शुरू करना और भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में एक अविस्मरणीय पल था। यहाँ शहरी और ग्रामीण इलाकों में 1.1 लाख उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिसंबर 2022 तक ABHWC में परिवर्तित करने और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करने का लक्ष्य रखा गया था। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं। तो हमको ही सुरक्षित रहने के उपाय करने पड़ेंगे और उपाय में सबसे प्रमुख है मास्क लगाना। तो लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग बनाएं, इसके लिए जरूरी है। कल 11 बजे मास्क लगाने के संकल्प के बाद फिर दुकानदार भाई और बहन अपनी दुकानों के सामने गोले बनाएं ताकि ग्राहक अगर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएं। ये अभियान भी चलेगा। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि इस अभियान में भाग लें। हम जगेंगे तो कोरोना भागेगा। सर शिवराज सरकार देख रहे हैं आप, पूरा कार्यकाल काफी कोविड की भी चुनौती इस दौरान रही। एक साल पहले जब कार्यकाल संभाला था तो कोरोना का कहर पूरे प्रदेश पे कोरोना कहर बरपा रहा था और वैसी कठिन परिस्थितियों में जब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, खजाने में पैसा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संबल से, सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से और समाज के स्नेह। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC ने श्रद्धालुओं के एक खास पैकेज लेकर आया है
और उस बीच दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए माता रानी राजधानी टूर पैकेज लेकर यहाँ पे आया है और यहाँ यात्रा 3 दिन और 4 यात्रियों के लिए की गई है। और इस बीच आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई और यहाँ जानकारी के मुताबिक तीर्थ यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जम्मू कटारा तक जाएंगे और यहाँ ट्रेन वीक डेज में रोजाना चलेगी। तो यहाँ इस बीच आपको ये भी बता दें कि यात्रियों को पैकेज में खाने भी मुहैया कराया जाएगा और इस बीच यात्रियों को 2 ब्रेकफास्ट, 1 लंच और डिनर भी शामिल है और साथ ही यात्रियों के रुकने का इंतजाम होटल में किया जाएगा और इस पैकेज में अलग अलग सुविधाओं के हिसाब से यात्रियों को भुगतान करना होगा और यहाँ यात्रियों के लिए 7,900 रुपए से लेकर 4,555 तक के पैकेज उपलब्ध है। यहाँ यात्री 21 अप्रैल से यात्रा कर सकते हैं और यहाँ वेबसाइट के मुताबिक ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक व्यक्ति के लिए प्रति व्यक्ति कीमत 7,785 रुपए होगा। तो यहाँ 2 व्यक्तियों के लिए ये कीमत 6,170 रुपए होगी। तो वहीं ट्रिपल शेयरिंग की बात करें तो ये कीमत 5,980 रुपए है। 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये कीमत 5,090 रुपए और बिना बेड के 4,445 रुपए देने होंगे। यहाँ रेलवे के दिशा निर्देशों के मुताबिक 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरी बर्थ सीट आवंटित की जाएगी और पूरा किराया देना होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।